नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तारीखें बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता नहीं चलाते बल्कि एक युग करते हैं। नरेंद्र मोदी अब उसी श्रेणी में खड़े दिखाई देते हैं। जिस रिकॉर्ड को दशकों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान माना गया, उस रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड अब मोदी के नाम दर्ज हो चुका है। ये सिर्फ 4000 से दिनों की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों भारतीयों की कहानी है जिन्होंने लगातार 3 बार एक ही नेतृत्व पर भरोसा जताया है। 2014 में देश ने बदलाव के नाम पर वोट दिया था, 2019 में काम के नाम पर वोट दिया और 2024 में विश्वास के नाम पर वोट दिया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली ताकत बन चुके हैं। आज विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन की राजनीतिक केंद्र में दिखाई देती है। एक तरफ नेहरू का दौर था जब भारत अपनी पहचान तलाश रहा था, और दूसरी तरफ मोदी का दौर है जब भारत दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी, लेकिन मोदी ने उस भारत को नई गति, नई शक्ति और नई वैश्विक प्रतिष्ठा देने का काम किया है। तो नेहरू से कैसे महान है पीएम मोदी, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी ने अपने नाम एक और बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। कैसे नेहरू से महान है पीएम मोदी? देखिए, 2 बड़े व्यक्तियों के बीच इस तरह का कंपटीशन जी उचित तो नहीं होता, लेकिन ये सवाल मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग सारी चीजें अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर रहे हैं। मैं कैमूर में था। हाँ। बड़ा पिछड़ा इलाका है बिहार का, और एक सुदूर गांव के अंदर बहुत गरीबी, और एक दलित बस्ती में मैं गया तो एक बूढ़ी महिला से मैं बात करने की मैंने कोशिश की। वहां से बीजेपी नहीं जीतती। मैंने पूछा कि अम्मा किसको वोट दोगी? तो बोली मोदी को। मैंने कहा मोदी तो नहीं, यहां तो नीतीश कुमार असेंबली इलेक्शन था। बोला नहीं, मोदी को ही वोट देंगे। हमने क्यों दोगे? वो कहती कि मुझको बाथरूम दिया, मुझको घर दिया और मुझको खाना दे रहा है, और मेरा बच्चा जो है वो अपने पति, वो बूढ़े से बैठे हुए थे कि हम दोनों को छोड़ के चला गया है, हमारा ख्याल ही रखता। मोदी ख्याल रखता है। कहानी वहीं पे खत्म है। इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे कई राज्यों में, कई जगहों पे मिला। जब चुनाव के दौरान हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, इट टेल्स यू एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री होकर आप 1 दिन रहे, 5 साल रहे, 4000 दिन रहे, 10,000 दिन रहे, आपने जो समाज के सबसे गरीब, सबसे निचले लोगों के लिए आपने क्या किया, यही प्रधानमंत्री मोदी को बाकी के प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल अलग करता है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने नारेबाजी की। कोई सोशलिज्म का नारेबाजी कर रहा था, तो कोई गरीबी हटाओ कह रहा था, कोई अंत्योदय कह रहा था। बहुत सारे लोग आए, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी। He is the man who delivered. तो सबसे बड़ा जो टेस्ट है कि आप सत्ता में हैं, आपने जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए क्या किया। यही डिफरेंस मेरी नजर में जो सबसे बड़ा है, और इसलिए नेहरू ही नहीं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, वो प्रधानमंत्री मोदी को इन सब से कहीं ज्यादा
आगे लेकर के जाता है, महान बनाता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब नेहरू से आप कंपेयर करते हैं तो नेहरू की बहुत सारी खासियत गिनाई जाती है। जैसे आजादी के बाद कुछ लोग यहां तक चले जाते हैं ये कहने के लिए कि डेमोक्रेसी को स्थापित करने में नेहरू का बड़ा रोल था। गलत। यू मस्ट गिव क्रेडिट टू एवरीवन जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन लोगों ने, भाई ना ही अंबेडकर जी ने और ना ही नेहरू जी ने अकेले मिलकर के इस संविधान को बनाया। आई एम सॉरी टू से दिस। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो चलता है ना, इन्होंने संविधान दिया, उन्होंने, बेकार की बात है। इट वॉज क्रिएटेड बाय दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महान महान लोग थे उसमें। आप डिबेट पढ़िए, एक एक चीज, एक एक आर्टिकल के ऊपर वहां बहस हुई है। पढ़े लिखे लोग थे। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके का हमारा आंदोलन हुआ, आजादी की जो लड़ाई हुई, दैट इटसेल्फ जर्मिनेटेड डेमोक्रेसी इन इंडिया। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के अलावा कोई दूसरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान का जो सोशल वैल्यूज है, जो एथिक्स है, वो अपने आप में डेमोक्रेटिक है। यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व है। नेहरू ने यही गलती की। उन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को पश्चिम के चश्मे से आकलन किया, देखा और उसकी कॉपी करने की कोशिश की। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ हिम। प्रधानमंत्री मोदी ये हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और हमारे जो सिविलाइजेशनल जो इथोस है, उसको वो आगे करके लेके आ रहे हैं। दुनिया में भारत की पहचान आज योगा से है। हमें ये बोलने में शर्म आती थी इस बात को कि डेमोक्रेसी किसी अमेरिका या इंग्लैंड में पैदा हुई चीज नहीं है। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के वैशाली में सबसे पहले पूरी दुनिया में देखा गया। ये जो गुलामी मानसिकता है, उसके खिलाफ जो प्रधानमंत्री मोदी की जो लड़ाई है, वो प्रधानमंत्री मोदी को महान बनाता है। रही बात इंस्टीट्यूशंस की, पॉलिसीज की, तो कहते भाई प्लानिंग लेकर के आए। तो एक बात समझिए, प्लानिंग जो है वो कोई नेहरू का ओरिजिनल आइडिया नहीं था। व्हाट ही डिड, ये 5 ईयर प्लान्स जो लाया गया, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो नेहरू को महान मानते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई प्लानिंग जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, है ना। अब आप अगर उसको एनालाइज कीजिए, आपको एक बात समझ में आएगी। प्लान का जो पूरा सिस्टम था वो रशियन मॉडल आपने उठा के आप लेकर के आए। 20 साल पहले होराट डोमर मॉडल जो है वो रूस में ऑलरेडी चल रहा था, वामपंथियों वाला। मतलब यू वेर कॉपीइंग थिंग्स दैट वर 20 ईयर्स ओल्ड। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसको मैं निगेट नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूं कि आइडिया के स्तर पे वो 20 साल पुराना था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे जो है स्टील और इंडस्ट्रीज लेकर के आए, वो सारी पुरानी टेक्नोलॉजी के। रूस में जो माल रिजेक्टेड, जो अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बहुत सारे पावर स्टेशन लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये सारी टेक्नोलॉजी कहां से आ रहा है? चीन से आ रहा है। चीन से कौन सा आ रहा है? जो वहां रिजेक्टेड हो गया। और खास करके यूएसएसआर उस समय मैकेनाइजेशन के लिए जा रहा था, तो बहुत सारी चीजें उनके लिए एब्सोल्यूट हो रही थी, वो हिंदुस्तान में लाया गया और यहां हम लोगों ने कसीदे गढ़ दिए कि भाई ये बड़ा महान। आप ये मुझे बताइए कि व्हाट मोदी इज डूइंग टुडे, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो पुराना है? जैसे जो सबसे बड़ी चीज, और मैं आपको बता दूं, 50 साल के बाद लोग नेहरू को याद नहीं करेंगे, इंदिरा को याद नहीं करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को याद नहीं करेंगे। आज से 100 साल के बाद, 50 साल के बाद इतिहास लिखा जाएगा। वो भारत जो उस वक्त एक विकसित मुल्क होगा, वो कहा जाएगा यही कि आए गए बहुत सारे, लेकिन इट वॉज मोदी जिसने देश को बदल दिया। क्यों? उसका कारण यह है कि मोदी की सरकार ने हमेशा, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो बूढ़ी महिला हो,
जिसके पास बिना पैसे कटे हुए, बिना बचौलिए के बैंक में सीधे सीधे चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। ये डिलीवरी का सिस्टम, ये फ्यूचरिस्टिक है। पूरी दुनिया आ रही है सीखने के लिए। एक कहानी मैं बताता हूं। पत्रकार हैं हमारे विदेश मंत्री के बेटे। कोविड के समय इनका जाना हुआ, वो तो जा ही रहे थे, घूम ही रहे थे। तो उन्होंने एयरपोर्ट पे जब गए तो सबको कोविड का सर्टिफिकेट देना होता था। तो जयशंकर साहब बता रहे हैं कि जब मैं वहां लाइन में लगा एयरपोर्ट के ऊपर, तो उनके बेटे ने वो कागज निकाला, बोला कि भाई ये है। पूरे अमेरिका में कागज पे चल रहा था कि कोविड टेस्ट कराया गया हुआ है। और हमारे विदेश मंत्री ने फोन पे, तो बोले भाई फोन पे, बोले पूरे इंडिया में सबके पास फोन पे ही है। 2014 में जब डिजिटल क्रांति की बात की जा रही थी, डिजिटल पेमेंट की बात की जा रही थी, ये फ्यूचर है। सरकार को आपने पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया। आप पीछे नहीं गए, आप आगे जा रहे हैं। पहले अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के लोग हिंदुस्तान आते थे तो नाक सिकुड़ते थे। अभी वो जाते हैं इंटरव्यू होकर के कि भाई जरा देखिए क्या है, तो कोई मूंगफली जाकर के खाता है, कोई चाट खाता है, और वो वेंडर को जो है वो इस तरह से पे करता है जब फोन से, तो लगता है कि ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर। लेकिन सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये जो फ्यूचरिस्टिक गवर्नेंस, ये मॉडल है प्रधानमंत्री मोदी का। ये भारतीयता के अंदर कितना मजाक उड़ता था जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई डिजिटल पेमेंट का सिस्टम लगाएंगे सब जगह। तो ये हमारे ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं शायद, ये कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट चिदम्बरम साहब और बाकी सारे लोग, कई सारे लोगों ने आर्टिकल लिखना कि क्या ऐसा होगा क्या कि सब्जी वाला जो है वो क्यूआर कोड रखेगा, कैसे इंटरनेट चलेगा, कैसे वो पढ़ेगी, और गांव में, हाट में क्या होगा। जवाब मिल गया है। अभी तो भिखारी भी जो क्यूआर कोड लेकर के चलते हैं, ढोल वाले भी, रिक्शा, भाई ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां क्यूआर कोड नहीं मिलता। तो आपने क्या किया, गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी के जरिए फ्यूचरिस्टिक नीड को ध्यान में रखते हुए और हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास में बकाया, दिस इज, वो कहते हैं ना कि भारत का समय आ गया है। लड़ाई वही है, एक विदेशी चश्मे से भारत को देखने वाला आइडिया ऑफ इंडिया, जो नेहरू और उनके तमाम और कांग्रेसी इकोसिस्टम, आइडिया ऑफ इंडिया, जिसे भाई बहुत चलता 14 के बाद, ये भारत का वो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। तो आइडिया ऑफ इंडिया को कब्रिस्तान पहुंचा दिया प्रधानमंत्री मोदी। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग एज ऑफ इंडिया। ये भारत का समय आ गया है। भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आप देखिए, सारी दुनिया यही कह रही है कि ये डिलीवरी सिस्टम कैसे है, ये किस तरीके से है। लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी को अलग करता है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर, बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को, देखिए दिक्कत क्या है, हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के आने से पहले हिंदू समाज एक हीन भावना से गुजर रही थी। वो लिबरेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। यही विपक्ष समझ नहीं पा रहा, और नेहरू से कंपैरिजन करने की जो आदत है वो कांग्रेसियों की है। प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है तो वो राहुल से कंपेयर नहीं करेंगे, सोनिया से कंपेयर नहीं करेंगे, राजीव गांधी से भी कंपेयर नहीं करेंगे। पहले इंदिरा गांधी से करते थे, फिर उसको भी छोड़ दिया, अब नेहरू को लेकर के, ये कांग्रेस ही लेकर के आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जब यही है तो ही इज ए फाइटर, फिर तो ये तो नहले का जवाब दहले से देंगे। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, सारी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, और कांग्रेसी
वो सिर्फ गालियां देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है प्रधानमंत्री के लिए। फॉर गॉड से, पॉलिटिक्स में इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं और कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये बात कई बार मैंने कहा कि आजाद भारत के बाद 1947 के बाद जितने भी इस देश में लीडर हुए, मोदी उनमें सबसे ज्यादा इसलिए है, सबसे आगे इसलिए है कि राजनीति के केंद्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हैं, चाहे वो बंगाल में चुनाव हो तो मोदी है ना, दुनिया में कहीं भी कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, पंचायत का चुनाव हो, मोदी केंद्र में रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मोदी के नाम पे लोग वोट करते हैं। इट इज नॉट बीजेपी, मोदी के नाम पे वोट होता है। यह सौभाग्य किसी को नहीं मिला। नेहरू जिनको लगता है महान है, ठीक है, लेकिन उस समय ना विपक्ष था, ना इस तरह की मीडिया थी, और ना ही नेहरू के नाम पे लोग वोट करते थे। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त हर राज्य में बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे, छत्रप हुआ करते थे जी। वो अपने अपने राज्य में अपने नाम से उनका अपना साख था, इस वजह से कांग्रेस पार्टी जीता करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और इस फर्क को जो है समझना भी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, कोविड के समय से कह रहा हूं, भोलेनाथ की कृपा है कि ऐसे व्यक्ति को इस मुकाम पे, जब भारत को इस तरह के लीडरशिप की जरूरत थी, प्रधानमंत्री मोदी के रूप में भेज दिया, जिसने पूरी सिस्टम को जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त और डिलीवरी को जो है एम्फसाइज किया। 2014 से पहले भी हम लोग पत्रकार थे। 2004 के बाद से, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद से, आर्टिकल अगर आप ढूंढिएगा सब जगह यही बोलेगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो लोग कहते थे लीडरशिप। यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह लीडर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सोनिया गांधी कभी लीडर ही नहीं रही, मास लीडर कभी नहीं रही। यह बड़ा फर्क हो जाता है। लीडरशिप का क्राइसिस, द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, हजारों आर्टिकल लिखे जाते थे कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा लीडर चाहिए। और जब हिंदुस्तान ने एक लीडर को चुन लिया, और इनफैक्ट मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि समाज अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने लीडर को तय कर देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने खड़ा कर दिया कि भाई ये लीजिए, यही होना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वो बन गए हैं। तो ये जो बाकी जो नेहरूवियन मॉडल, कांग्रेसी इकोसिस्टम, वो आप देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से जब से ये खबर आई है कि ये सेलिब्रेशन होगा, तो मीडिया का एक वर्ग है जो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता, उसको दिखता नहीं, उसको कुछ समझ में आता नहीं, बस उनको गालियां देनी है। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान का जो सिविलाइजेशन है, हिंदुत्व, हिंदू जो प्रतीक चिन्ह है, उससे उनको घृणा है। यही जो पहले घृणा होता था और उसके ऊपर जो हिंदू समाज प्राइड करने लग गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी महान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। डिजिटल क्रांति ने गांव-गांव तक पहुंच बनाई, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, नए एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर मिशन, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष में नई सफलताओं ने भारत की तस्वीर बदल दी है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो, G20 की सफल मेजबानी हो, या फिर भारत को वैश्विक दक्षिण की मजबूत आवाज बनाना, मोदी सरकार के फैसलों ने देश की राजनीति और नीतियों दोनों को दिशा बदल दी। यही वजह है कि देश ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। आज बीजेपी देश के अनेक राज्यों में सत्ता में है और राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है, और ये मोदी का ही मैजिक है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।